हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट करने वाले हैं। 60 से 70 मिनट की ये वीडियो होगी और ये जितनी भी इसकी थ्योरी है, जितनी भी इसकी रिएक्शन है, वो सारी की सारी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। मजा आ जाएगा। और इस लेक्चर में जो नोट्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और यस, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं लिए हैं तो ले लो भाई, थोड़ा सा ही टाइम बचा, कब लोगे? पेपरों के बाद लोगे क्या? ले लेने चाहिए। और बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ट सैंपल पेपर की बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, है ना। अच्छा, मैं एकदम से काला क्यों हो गया? क्योंकि मैं इसके जितना तो गोरा नहीं हो सकता हूँ ना, इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। मेरा मोबाइल देख लेता है दोनों में से किसको ज्यादा गोरा करना है। तो भाई ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। ये होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट और ये होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब ये हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है? सिंपल सा क्राइटेरिया है, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है या कह लो डी सबशेल में एंटर करता है। और एक वर्ड यूज कर रहा है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है बेटा? देखिए, आप केमिस्ट्री में एक वर्ड सुनोगे जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज बैलेंस शेल। बैलेंस शेल वर्ड यूज किया जाता है एन के लिए। एक होता है पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल होता है n-1, और एक होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या मतलब है हर एक बात का? एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है n-2। बैलेंस शेल कहा जाता है आउटर मोस्ट शेल के लिए, सबसे बाहर की शेल के लिए। सबसे बाहर की शेल जनरली एस एंड पी के लिए होती है। पेनल्टीमेट शेल यूज किया जाता है n-1, लास्ट बट वन, लास्ट से एक पहले, और ये यूज होता है बेटा डी के लिए। n-2 इज एंटी पेनल्टीमेट की बाहर से अंदर वाली जो दो शेल है, और ये वर्ड यूज किया जाता है एफ के लिए। ठीक है, आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होती है? एनएस में 0 to 2 या 1 to 2 जाते हैं, n-1 डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन बेटा जा सकते हैं। वो धीरे धीरे आप लोगों को जब क्वेश्चन करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास डी ब्लॉक की टोटल 4 सीरीज होती है, हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, तो डी ब्लॉक में टोटल आपके 40 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3D सीरीज है जिसका दूसरा नाम होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांजिशन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इनको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में इनको ट्रांजिशन बोला जाता है इस वजह से कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एक ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। देखो, ट्रांजिशन समझते हो ना? जैसे भी भारत सर है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि शायद नेक्स्ट सेशन के बच्चों को मैं थोड़ा फिट दिखाई दूं, तो ये ट्रांजिशन है। अब एस से पी की तरफ प्रॉपर्टीज में बदलाव है, बट वो डी के थ्रू ये बदलाव हो रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये आईयूपीएससी का मतलब था, मतलब पहले से ये वजह थी कि भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट में और पी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, और डी जो है ट्रांजिशन शो करता है, धीरे 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 प्रॉपर्टीज इन जैसी हो रही होती है। बट एक्चुअल में ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? अधूरे, या कह लो अपूर्ण। अपूर्ण बोले तो जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव incomplete d orbital, because they have partially filled, very nice, because they have partially filled d orbital, क्योंकि उनका d orbital क्या है बेटा? partially filled है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है भाई। कब? in their ground state, in their ground state और in most common oxidation state, और in most common oxidation state। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब देखा गया, है ना, तो देखा गया कि उनके डी में कुछ ना कुछ कमी है। देखो, अब डी में डायरेक्ट 10 तो फिल नहीं करोगे ना, पहले डी में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब अगर डी में 1 भी है तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। डी को फुली फिल्ड कब बोल सकते हो? जब डी में 10 हो। D1 में 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है, D2 में 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, D3 में 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कुछ ना कुछ कमी सब में रहती है, मोस्टली एलिमेंट्स के अंदर रहती है। और इसी वजह से क्या लिखा गया है? द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच द एटम और आयन हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं, हमेशा होता है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ अलग भी तो चलेंगे। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल।
इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। अगर आप जिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कोई सी भी मिलेगा 3d10। एक होता है कैडमियम की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो होगा 4d10। और एक होता है मरकरी की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 5d10। इनका d10 है, इनका डी फुली फिल्ड है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, बट इनको ट्रांजिशन नहीं कंसीडर किया जाता। कई बार ये क्वेश्चन आता है ये डी ब्लॉक के हैं तो ट्रांजिशन क्यों नहीं मानते? ट्रांजिशन के लिए अधूरे होने चाहिए, बट इनका डी ऑर्बिटल अधूरा नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास सीरीज है 3d सीरीज कैडमियम टू जिंक होती है, 4d सीरीज यटेरियम टू कैडमियम होती है, इसी तरह 5d सीरीज है, 6d सीरीज है। हमने ज्यादा डिटेल में बेटा 3d सीरीज को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में 3d सीरीज के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। 3d सीरीज क्या होती है भाई? कई सारे याद करने की ट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे एक सिंपल सी ट्रिक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं 21 टू 30 तक। बेटा जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और वो बेसिक सा टॉपिक है। जैसे कि अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसकी हो सकती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहां तक हमारे पास एक नोबल गैस आ जाती है जो हर एक एलिमेंट के लिए आएगी, वो आप लोग लिख सकते हो Ar18, फिर 4s2 3d1, 18 2 20 और एक 21। ये है एक शेल है, ये थर्ड शेल है। अगर एनर्जी के अकॉर्डिंग करें तो इसको बाहर रखना चाहिए, और अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग करें तो इसको पहले रख लेते हैं। तो बेटा ये क्या लिखा जा सकता है? Ar18 4s2 3d1। दो एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें, कौन कौन से? एक क्रोमियम को छोड़ दें और एक छोड़ दें कॉपर को, क्रेजी कुत्ता को अगर हम छोड़ दें, तो सेम ऑर्डर फॉलो किया जाता है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 21 है, Ar18 4s2 3d1, 18 2 20 और एक 21। टाइटेनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 22 है, 18 2 20 और 2 22। एटॉमिक नंबर 22 है ना, तो क्या रहेगा 2 2। एटॉमिक नंबर 23 है 2 3। मैग्नीज की बात करें, एटॉमिक नंबर 25 है 2 5। 26 है 2 6, है ना? ये सिंपल है, 18 2 20 और 6 26 हो जाएगा। बट क्रोमियम और कॉपर थोड़ा सा अलग चलते हैं। ये अलग क्यों चलते हैं बेटा? क्योंकि हर कोई एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना, और देखा गया है कि जैसे पी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक की बात करें या एफ ब्लॉक की बात करें, ये दो केस में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। या तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए, यानी कि P3 हो जाए, D5 हो जाए, F7 हो जाए, या फिर ये फुली फिल्ड हो जाए, यानी कि P6 हो जाए, D क्या हो जाए 10 हो जाए, और F क्या हो जाए 14 हो जाए। तो बेटा इनकी कोशिश यही रहती है कि हम स्टेबिलिटी पा ले, है ना? तो क्रोमियम और कॉपर, अगर मैं कॉपर की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करूं बेटा, क्रोमियम कॉपर की नॉर्मल 29 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s2 3d9, 18 2 20 और 9 29। बट अच्छा नहीं लग रहा, है ना? कितना बढ़िया हो अगर एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए और डी में 10 हो जाए, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल केस क्या है कि वो s को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देके रखते हैं। कुछ केसेस अगर हम डिस्कस करना चाहे तो चलो कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि Fe जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s2 3d6, 18 2 20 और 6 26। और अगर मैं आपको बोलूं Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन करो, बेटा मेटल है, मेटल के जितने भी केसेस पढ़ोगे या तो वो न्यूट्रल वाले पढ़ोगे, ग्राउंड स्टेट वाले, और अगर आयनिक में पढ़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज पढ़ोगे। मेटल इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है, तो उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आता है। तो क्या होगा? 3 प्लस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने हैं, और माइनस कहां से होंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली बाहर से होंगे, तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने थे, 2 इलेक्ट्रॉन गए किसमें से? s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया डी में से। कोई और केस कर लो, जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s 2 नहीं होता है, स्पेशल केस है ना, 4s1 3d5। और अगर मैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस मतलब 3 माइनस, माइनस कहाँ से होगा? सबसे पहले s में से, 4s0 और 3d में क्या हो जाएगा बेटा? 3। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, एक s में से निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएंगे भाई? d में से निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3d3। एक केस आप लोग भी करके दिखाना यार, निकल 4 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बताना एक बार कमेंट सेक्शन में क्या होगी। एटॉमिक नंबर 28 होता है निकल का, है ना? क्यों पूछ रहा हूँ? ईज़ी रहेगा ना थोड़ा सा। चलिए
एक और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट इज द चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो मैग्नेटिक करैक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 तरह का मैग्नेटिक करैक्टर हो सकता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मैग्नेटिक करैक्टर के बारे में बात करनी है बेटा, एक है पैरामैग्नेटिक और एक है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो अट्रैक्टिव होंगे टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जो रिपल्सिव होंगे टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और अट्रैक्शन कौन शो कर सकता है? मैंने कई बार आप लोगों के साथ कहानी शेयर की है कि आप लोग कहीं भी अट्रैक्शन शो कर सकते हो, बिकॉज़ आप में से मैक्सिमम अनपेयर्ड ही होंगे, है ना? आप अगर कहीं पर अट्रैक्शन शो करोगे तो वो एक अपराध नहीं है। बट अगर मैं कहीं पर अट्रैक्शन शो कर दूंगा तो ये एक अपराध है। मेरे साथ घर में भी मारपीट होगी और बाहर भी, बिकॉज़ मैं तो शादीशुदा हूं ना, मेरा अट्रैक्शन शो करने का परमिट खत्म हो चुका है। क्लियर है? अट्रैक्शन कौन शो करता है भाई? व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन कौन शो करेगा बेटा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और रिपल्शन कौन शो करेगा? व्हिच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही लिखा गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड while paramagnetic substance are attracted by magnetic field. Those substances which are attracted very strongly are called ferromagnetic. Many of d block elements and their compounds are paramagnetic. Mostly d block elements आपको paramagnetic दिखेंगे क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अट्रैक्शन शो करते हैं। अब कोई एलिमेंट कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, कितनी ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग म्यू कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू क्या होता है बेटा? म्यू होती है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होती है म्यू? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन मीन्स होता है, एन मीन्स होता है बेटा जी, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसकी यूनिट क्या होती है? बीएम। और बीएम से मेरा क्या तात्पर्य है? बीएम से मेरा मतलब है बेटा बोहर मैग्नेटॉन। क्या मतलब होता है बीएम का? बोहर मैग्नेटॉन। आगे जैसे कोई भी एक एलिमेंट आ गया और आपको उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, जैसे कि कोई आपको बोल दे कोबाल्ट के लिए निकाल दो यार। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar 18 4s2 3d7, 18 2 20 और 7 27। अच्छा देखो, डी में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पेनल्टीमेट शेल में ही जा रहा है, लास्ट शेल तो फोर्थ शेल है, बट इलेक्ट्रॉन तो थर्ड शेल में जा रहा है, लास्ट वाला, है ना? अब यहां से अगर मैं करना चाहूं तो क्या हो जाएगा बेटा? ये है 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसके बाद ये है हमारे पास 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। म्यू निकालना है। म्यू मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट। फॉर्मूला क्या रहेगा? रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड देखना है। मैग्नेटिक करैक्टर, पैरामैग्नेटिक करैक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। कितने अनपेयर्ड है? 1 2 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5 इंटू 3 रूट 15। और यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? bm। क्लियर है? ऐसे किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली जा सकती है। आप लोग जिंक के लिए कैलकुलेट करना, जिंक की मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक करैक्टर क्या होता है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना, खुशी होगी। आगे मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। कई बार एग्जाम्स के अंदर आपको एक ग्राफ दिया होता है और आपको ग्राफ देख के पता लगाना होता है ये ग्राफ किस प्रॉपर्टी का है। अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ग्राफ की एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो इस तरह का ट्रेंड फॉलो होता है, पहले डिक्रीज, फिर सेम और फिर इंक्रीज। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस स्लोली या कह लो रिमेन सेम, एंड इंक्रीज इन द एंड ऑफ द चेन। अगर आपको दिखाई दे रहा हो पहले ये क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है, फिर फिकोनी में ये सेम सा रह रहा है, और फिर लास्ट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज, फिर क्या रह रहा है? सेम, और फिर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर डिक्रीज क्यों होता है साइज? जब बेटा हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। प्रोटॉन्स के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज घटता है। The decrease in atomic radii in the beginning is due to the increase in effective nuclear charge with the increase in atomic number. स्टार्टिंग में क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। फिर सर सेम क्यों रहने लगा? जैसे 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 अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं? पेनल्टीमेट शेल में। धीरे धीरे एक इफेक्ट राइज होने लगता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज
स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम होता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहूं या फिर शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा बेटा, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, outer electron feels less attraction towards nucleus, towards nucleus due to the repulsion, due to the repulsion caused by inner electrons, inner electron। देखो बेटा ये हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में ये लगी है शेल, है ना। शेल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तीन, एक और डाल देते, ठीक है। और ये भी इधर एक इलेक्ट्रॉन है। अभी जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, क्या उसे उतनी अट्रैक्शन फील होगी जितना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फील हो रही होगी? ऑब्वियसली नॉट। एक तो डिस्टेंस बढ़ गया, और दूसरी बात क्या है, ये सेम चार्ज ही तो कैरी करते हैं, वो उसको मारेंगे रिपेल, अरे बाहर जा, तू कहां अंदर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसके लिए किसका काम करने लग जाएंगे, एक शील्ड का काम करने लग जाएंगे, एक रुकावट पैदा करने लग जाएंगे। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जब हम मिड वे में पहुंचते हैं तो कौन सा इफेक्ट राइज होने लग जाता है, शील्डिंग इफेक्ट, है ना। जो क्या करता है, दिस इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, और स्क्रीनिंग इफेक्ट रोक रहा है, तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या रहने लग जाता है बेटा, सेम। और इन द एंड ऑफ द सीरीज, एंड ऑफ सीरीज में क्या होगा, एंड ऑफ सीरीज में बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगेगी, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगेगी बेटा, तो साइज ऑफ एटम क्या होने लगेगा, बताइए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो साइज ऑफ एटम बेटा, यहां पर क्या हुआ, मिडवे में आया है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। और इन द एंड क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुई है मेरे भाई, क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आगे मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की ही बात की जाएगी, और उसमें क्या होता है भाई, सिंपल बात कीजिए, इन जनरल आयंस ऑफ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस। अगर मैं लेफ्ट राइट जाऊं और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलो +2, 3D सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो साइज ऑफ एटम क्या होने लग जाता है बेटा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने लग जाता है। सॉरी बेटा, एक मिनट रुक जाइए, देखिए लेफ्ट राइट जाऊंगा, लेफ्ट राइट जाऊंगा, सिर्फ एक देखो सिंपल समझो, जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एक है हमारे पास Mn2 पॉजिटिव, एक है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव, है ना। तो इन दोनों में से क्या होगा भाई, क्या होगा, जब हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास ज्यादा है, तो साइज इसका बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट राइट जाते हुए साइज घटता चला जाता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से किसका साइज बड़ा होगा, ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से साइज बेटा घटता है। ठीक है, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, वो ज्यादा साइज को घटा देगा, ये उतना नहीं घटा पाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक ग्राफ है, शायद आपको दिख रहा हो, मैं आउट ऑफ फ्रेम चला जाता हूँ, शायद फिर दिखने लग जाए। अरे ये तो बदतमीज अभी भी नहीं लिख रहा, चलो मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरह से ग्राफ है ये, इस तरह से है। यहाँ पर एक शार्प डिप आता है, ये मैग्नीज, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। चलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है इनके मेटालिक बॉन्ड से, किससे, इनके मेटालिक बॉन्ड से, और इनका मेटालिक बॉन्ड होता है बेटा स्ट्रॉन्ग, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। क्या लिखा गया है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट इंक्रीज, पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, देन डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते हैं, इस वजह से पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैं सिंपल वर्ड्स में दोबारा बता देता हूँ, मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, है ना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैग्नीज बदतमीज को क्या हुआ,
ये बड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर है और मेरा दिल कहता है कि ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ है रिसेंट में, कि मैग्नीज के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है। रीजन बिहाइंड दिस, दे हैव स्टेबल half filled configuration, they have stable half filled configuration। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा टंगस्टन का, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, दैट मेटल इज मर्क्यूरी। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि डी ब्लॉक में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी बेटा। डी ब्लॉक में आपको D0 बहुत स्टेबल दिखाई देगी, D3 भी स्टेबल दिखाई देगी, D5 भी स्टेबल दिखाई देगी, एंड D10 भी स्टेबल दिखाई देगी। D0 स्टेबल होने का एक एग्जांपल है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, D3 स्टेबल होने का एक एग्जांपल है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, D5 स्टेबल होने के दो एग्जांपल हैं Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, D10 स्टेबल होने के दो तीन एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल Zn2 पॉजिटिव। D की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होती हैं, D0, D3, D5, D10, ये तो कॉमन सेंस है। D10 D5 तो ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। D में 0 होने से क्यों स्टेबल हो जाता है, क्योंकि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। D3 वाला केस थोड़ी देर में आप लोग समझ जाओगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा तुम्हें, है ना। इसमें क्या होता है, T2G हाफ फिल्ड हो जाता है, जो T2G है वो हाफ फिल्ड हो जाता है इस वजह से। चलो याद रखना, ये बात काम आएगी आगे। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। तो भैया डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बढ़िया वाला मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, और वो सभी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो अच्छी मेटल के अंदर होती है। अच्छी मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देयर हार्ड, पोसेस मेटालिक लस्टर, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मालिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और भी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, बढ़िया मेटल होते हैं क्योंकि इनके अंदर बढ़िया मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। क्रोमियम इज हार्ड मेटल वाइल जिंक इज सॉफ्ट मेटल। क्यों है क्रोमियम एक हार्ड मेटल, क्योंकि क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट आ जाता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं बेटा, आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट अ मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैस। आपको सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि उनका मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है बेटा, हाई होती है। उसके बाद है, अच्छा ये क्लियर है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एटमाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तीन प्रॉपर्टी मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड करती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेटालिक कैरेक्टर जो है ना। और सब में हम एक ही बात कर रहे हैं कि इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इधर आ जाइए, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ, ये क्या मैं कह रहा हूं, ये तो भारी मिस्टेक हो गया। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लाई करती है कहां पर, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा होती है और पी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होती है। भैया सिंपल है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एटॉमिक रेडियाई जो है, एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी।
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी इज वेरी हाई। जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों है जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल भाई? जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Ar18 4s2 3d10। इसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटर है और कोई फुली फिल्ड मतलब इसके पास स्टेबिलिटी है। और ये अपनी स्टेबिलिटी को क्यों ब्रेक करेगा? तो इसी वजह से डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। किस केस में? जिंक, कैडमियम एंड मर्करी के केस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? इंटरस्टिशियल साइट वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस रिमेन्स बिटवीन एटम्स। आप एटम्स को कितना भी अच्छे से पैक कर लो बेटा, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली बची जाएगी। और ये जो खाली जगह होती है ना, दिस खाली जगह इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट। और जब इस खाली जगह में छोटे छोटे एटम्स फिट हो जाते हैं, छोटे छोटे एटम से मेरा क्या मतलब है बेटा? हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ट्रांजिशन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद हाइड्रो स्मॉल एटम्स। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो बीच में जाके फिट हो जाते हैं, है ना। और हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल से ज्यादा हार्डनेस होगी। रीजन, ये ट्रांजिशन मेटल है, इसके बीच में स्पेस है। अब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना है उसके अंदर तो वो स्पेस हमने फिलअप कर दिया है, अब तो उसके बीच में खाली जगह नहीं बची, तो उसके अंदर ज्यादा हार्डनेस आ जाएगी। द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, केमिकली इनर्ट। मेटालिक कंडक्टर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और केमिकली इनर्ट होते हैं। और इनकी जो हार्डनेस है वो कई बार किसके बराबर हो सकती है? डायमंड के कंपेरेबल भी हो सकती है। जैसे एक फेमस है टंगस्टन कार्बाइड, ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जो कि डायमंड जितना हार्ड होता है। आगे मूव करते हैं बेटा, अलॉय फॉर्मेशन। क्या होती है अलॉय? अलॉयज आप लोगों को समझ में आता होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, मेटल, नॉन मेटल के या फिर मेटल मेटल के। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत अच्छे से अलॉयज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू विच दे कैन इजीली रिप्लेस द एटम ऑफ अदर मेटल। मान के चलो ये है मेटल ए, ये है मेटल बी। थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैं इसको थोड़े दूसरे कलर से रंग देता हूं। ठीक है, अब ये हो गया, ये है मेटल बी। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो इन दोनों को इजीली मिक्स किया जा सकता है। रीजन बिहाइंड दिस, इनका साइज सेम है, तो बहुत इजीली एक एटम दूसरे एटम की जगह पर जा सकता है। तब जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अलॉय। ठीक है, बहुत फेमस फेमस अलॉयज होते हैं। अलॉयज दैट फॉर्म्ड ऑफन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, बट 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें मिक्सिंग की जाती है, इधर सिल्वर की मिक्सिंग की जाए और कॉपर की मिक्सिंग की जाए, है ना। अलॉयज क्यों बनाए जाते हैं? सो दैट कि हम किसी भी मेटल की किसी प्रॉपर्टी में कमी है तो उस कमी को इंप्रूव किया जा सके, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। कुछ फेमस अलॉय जैसे ब्रास है, ब्रास किससे मिलकर बनता है? कॉपर से एंड जिंक से। जैसे कि ब्रोंज है जो किससे मिलकर बनता है? कॉपर से एंड टीन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स? जब भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक की मेटल जुड़ जाती है किसी लीगेंड के साथ, ये लीगेंड क्या हो सकता है? ये लीगेंड कोई भी अनायनिक मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, जब भी कोई मेटल किसी लीगेंड के साथ जुड़ती है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इसके लोन पेयर लेके, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सबसे पहली बात बेटा, दे हैव स्मॉल साइज, दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। समझो, एक लिगेंड आया, लिगेंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, वो डोनेट करना चाहता है, तो ये मेटल क्या बोलेगी? आने दे। कैसे आने दे? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल खाली है। और दूसरी बात, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। और इनके प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाते हैं हमारे पास बेटा? कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेटा जी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मतलब ये अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब क्वेश्चन आए जाते हैं कि सर ये अच्छे कैटलिस्ट, अच्छा कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, जनरली स्पीड अप करते हैं, एक आधे केस में घटा भी देते हैं, और उनको कैटलिस्ट नहीं बोलते, उन्हें बोला जाता है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, पहले कैटलिस्ट बोलते थे, अब इनहिबिटर्स बोलते हैं। कैटलिस्ट वर्ड स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। अब ये अच्छे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड जनरली ऑक्सीजन के साथ जुड़ के
ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट हो जाते हैं। अब बहुत अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं बेटा ये? ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है आपसे छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं कि भाई आप मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? तो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्यों होता है हाई? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये डायमैग्नेटिक क्यों है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक क्यों है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा गया कि अच्छे कैटलिस्ट क्यों है? बेटा प्रॉपर्टी 8-10 प्रॉपर्टी है और उनके एक-एक लाइन का आंसर है। उनको अच्छे से याद कर लो कि अच्छे कैटलिस्ट क्यों है? ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फंडा है? अभी 2-3 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे ये 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3 है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है जो कि यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हैबर प्रोसेस है, ये यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है? 2SO2 + O2 इसमें V2O5 का यूज कर लिया। N2 + 3H2 से 2NH3 बनाया, तो यहाँ पे आपने आयरन का यूज कर लिया। और भी आप मोस्टली रिएक्शन जितनी भी देखोगे, आप ये देखोगे कि मोस्टली रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का जो रोल प्ले करते हैं, वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। कलर्ड आयंस बनाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट हम जनरली एक पढ़ते हैं बेटा, क्या? ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाती है बेटा? डी ट्रांजिशन होती है। देखिए जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है, डी ट्रांजिशन क्या होती है? ये हमारे पास होता है बेटा डी जनरेट डी ऑर्बिटल। क्या होता है? डी जनरेट डी ऑर्बिटल। क्या मतलब होता है सर डी जनरेट डी ऑर्बिटल का? जिसमें डी के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। अगर इसका हम ब्रेकअप करवाना चाहें, वी आर साइंस स्टूडेंट, वी प्रमोट ब्रेकअप। ब्रेकअप इसका कुछ इस तरह से हो जाए। ठीक है? ये 3 ऑर्बिटल एक जगह पर है, इसको बोलते हैं T2G। ये 2 हैं, इसको बोलते हैं EG। और अगर मैं नाम करना चाहूं, इसका नाम होता है DXY, इसका नाम होता है DYZ, इसका नाम होता है DZX। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा DX² - Y², इसका नाम होता है DZ²। बहुत ज्यादा डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं थोड़ा सा करा दूंगा, और वन शॉट में करा भी रखा, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो। ये क्या होती हैं? इसके जो लोब्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं, और इनके जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। चलो कंफ्यूज मत होइए, ये बस ऐसे है। ठीक है? अब हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान के चलो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है? ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी तो ये एक्साइट होके ऊपर चला जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डी ट्रांजिशन। डी के लोअर ऑर्बिटल से डी के हायर ऑर्बिटल में चला गया, डी ट्रांजिशन। डी से डी में ही आ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये कब पॉसिबल है? जब डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कौन एलिमेंट कौन सा कलर शो करेगा, ये डिपेंड करता है बेटा एक कलर व्हील पे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। इसमें ना आई साइलेंट होता है, विबग्योर याद रखिए, विबग्योर आई साइलेंट, विबग्योर है ना, आई साइलेंट कर लिया। अगर कोई वॉयलेट कलर को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो येलो कलर शो करेगा। अगर कोई ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर रहा है ऑरेंज को शो करेगा, और अगर ऑरेंज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ब्लू को शो करेगा। अगर कोई रेड को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ग्रीन शो करेगा, ग्रीन को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो रेड कलर शो करने वाला है। बड़ा फेमस क्वेश्चन यहां से बन जाता है, Zn2 पॉजिटिव इज व्हाइट while copper2 पॉजिटिव इज कलर्ड, या कह लो ब्लू। वाई? अगर आप Zn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा जी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s2 3d10, 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब 2 माइनस, माइनस कहां से होगा? 0 में से। डी में कितने हैं? 10। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखना क्या आएगी? Ar18 4s0 3d9। इसके पास क्या है बेटा? इसके पास तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा जी, यहां पर क्या है? यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दादा, और क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन हो सकती है। डी ट्रांजिशन हो सकती है तो ये कलर्ड भी हो सकता है, और ये कलर्ड नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं इसका ब्रेकअप करवा दूं तो इनके पास कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, एटम्स के ऊपर जो चार्ज अपीयर हुआ है, दैट चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। अब
याद रखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कहां से कहां तक, फ्रॉम +2 टू +7। अब इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1 d एंड ns इलेक्ट्रॉन। और क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। बेटा n-1 d के इलेक्ट्रॉन एंड ns के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इकट्ठे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो इकट्ठे पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है, एक जैसी एनर्जी होती है तो इकट्ठे रिएक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। कहां से कहां तक? +2 से लेकर +7 तक ये शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3D सीरीज में बात करूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज। और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +7। आपसे ये पूछ लिया जाता है राइट द नेम ऑफ एलिमेंट which doesn't show variable oxidation state या which can't show variable oxidation state। तो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है कि जिंक ने भी सिर्फ एक शो की है और स्कैंडियम ने भी, बट आपने शायद वर्ड पे फोकस नहीं किया। राइट द नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती? स्कैंडियम नहीं शो करती। देखो बेटा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल लोगे, बाकी मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक बना रखी है, जनरली फॉलो हो जाती है। वो ट्रिक क्या है कि एस के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे दे देगा, डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा और डी अपना पेयर नहीं देगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास है टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s2 3d2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4s में है 2 और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? डी में इलेक्ट्रॉन है 2, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? s, और डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके दे सकता है +3 +4। बन गई कि नहीं बन गई? चलो टाइटेनियम के बाद मान लो मैं अगला केस समझ लेता हूँ मैग्नीज का। मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s2 3d5। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एस में इलेक्ट्रॉन है 2 और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में इलेक्ट्रॉन है 5, है ना। 1 2 3 4 5। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एस, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा, तो +3 +4 +5 +6 एंड +7। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस देगा, डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा और डी कभी भी पेयर नहीं देगा, कभी भी जैसा कुछ नहीं होता, डी जनरली अपना पेयर नहीं देगा। अब जिंक पे आ जाओ। मान लो जिंक के लिए आप लोग करना चाहते हो जिंक, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वेरी नाइस। Ar18 4s2 3d10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और डी में कितने हैं भाई? लिखा क्यों जा रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब डी अपना पेयर नहीं देगा, एस के इलेक्ट्रॉन देगा और एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो +2। जनरली ये हो जाता है बेटा। कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, बट कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा? कॉपर 2 पॉजिटिव। और कॉपर 2 पॉजिटिव बहुत स्टेबल है। अब ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि कॉपर को जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देता है। कॉपर को, कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम सोचते हैं कि +2 बढ़िया है, बट जैसे इसको पानी में डाला गया तो देखा गया कि कॉपर डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर देगा। क्या होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन? जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी करे। गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया। कॉपर की हम मान के चलते हैं 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसमें D10 होगा, बट जैसे ही हमने इसको पानी में डाल दिया उसने कॉपर 2 पॉजिटिव भी शो कर दिया और कॉपर 0 भी शो कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो इधर हो रही है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा? यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है, सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही है। ऑक्सीडेशन भी शो किया जा रहा है, रिडक्शन भी। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। और देखा गया कि इसकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। आगे है बेटा ऑक्साइड फॉर्मेशन। और एक और बात देखी गई कि डी ब्लॉक के एलिमेंट अपनी हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में से भी ऑक्सीजन के साथ इनकी बहुत बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, बहुत हाई। रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मैनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा याद रखिए, अगर कभी आपको कोई बोले एसिडिक कैरेक्टर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, अगर कोई बोले आयनिक कैरेक्टर तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो होती है स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। मैं आपको बोलूंगा इसको जितना सिंपल रखो उतना इजी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकाली जाती है बेटा, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? सबसे पहला एटमाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। और अब 2 4 5 मिनट में जो भी बोलूंगा सिर्फ उसको याद कर लेना, और ज्यादा कुछ बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। एटमाइजेशन इंथैल्पी, दूसरी होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, और लास्ट होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये 3 फैक्टर्स होते हैं बेटा। अब देखिए इन 3 फैक्टर्स का मतलब क्या है। एटमाइजेशन इंथैल्पी में आप लोग समझते होंगे कि हमें सॉलिड से गैस बना देना है ना, उसको गैसियस से आयनिक फॉर्म में ले जाना है, और फिर उस आयन को हमने पानी में डाल के एक्वस फॉर्म में ले जाना है। नहीं आई बात समझ में? देखो जैसे कि मेटल है, मेटल होगी सॉलिड स्टेट में, सबसे पहले तो आप उस मेटल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट चेंज होगा उस चेंज को बोलते हैं एटमाइजेशन इंथैल्पी, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में। और क्योंकि इसमें हीट, सॉलिड से गैस में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हीट चेंज होता है बेटा पॉजिटिव, ठीक है। फिर इस गैसेस फॉर्म को हम लोग आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा, Mn पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई बताइए, क्या होने वाला है? देखो ये होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी, गैसेस फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अब इस गैसियस आयन को आप डाल दो पानी के अंदर, इसके अंदर डाल दो, पानी के अंदर डाल दो। पानी के अंदर डालोगे तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी, एंड जो हीट रिलीज होगी बेटा उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और ये जनरली क्या होती है बेटा, ये नेगेटिव होती है। जनरली क्या नेगेटिव ही होती है भाई, रिलीज होती है तो नेगेटिव है, ठीक है। अब या तो इसको डायरेक्ट कर लो या फिर ये 3 स्टेप में हो जाती है। अब इन तीनों स्टेप्स को देखा जाता है तो ओवरऑल जो इंथैल्पी निकल के आती है वो जनरली नेगेटिव निकल के आती है। अच्छा बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और ऑब्वियसली मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद नहीं करती हैं, तो याद रखिए इन मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और अगर मैं यहीं पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। बट हम जनरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही बात करेंगे। याद रखिए 2 3 बातें। हायर more negative standard reduction potential, more is reactivity of matter। क्लियर है? चलो अब एक बात बेटा, यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी -1 ये सबकी वैल्यू नेगेटिव है, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। सिर्फ एक बदतमीज है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा, दैट इज कॉपर। कॉपर, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है बताइए? अच्छा जिनका नेगेटिव है ना, याद रखिए नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मींस क्या है? कैन लिबरेट या रिलीज H2 गैस इन H2 गैस इन एसिड। सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, कॉपर, और वही एसिड के साथ H2 गैस रिलीज नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा देखिए E नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल इन इट्स आयनिक फॉर्म एंड रेडिली ट्राइज टू कन्वर्ट बैक इनटू इट्स न्यूट्रल फॉर्म। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव में स्टेबल नहीं होता है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में जाना चाहता है? कॉपर के अंदर जाना चाहता है। क्योंकि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जब बनाते हैं, हाई वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा अगर आपको कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनानी है आयनिक फॉर्म, तो इसको इसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी।
अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी कहीं से आनी भी तो चाहिए, वो एनर्जी आ नहीं पाती क्योंकि इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है बेटा, लो होती है। बाकी सब केसेस में हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है तो वो अपनी आयनिक फॉर्म में जा सकते हैं, वो सब अपनी आयनिक फॉर्म में जा सकते हैं। क्लियर। यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है, द ई नोट M2 पॉजिटिव बाय M वैल्यू फॉर कॉपर, मेटल आयनिक फॉर्म से मेटल वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। भैया ये 3 फैक्टर होते हैं। अब देखा गया कि इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। अगर सिंपल लिखना चाहो तो कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ज्यादा, ये एक रीजन होता है। कॉपर हैज हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इट मींस क्या है ये, रिक्वायर्ड इज, मतलब जो आपको एनर्जी चाहिए किसके लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, इज नॉट कंपेंसेटेड बाय एनर्जी रिलीज, देयरफॉर ई नॉट Cu2 पॉजिटिव बाय Cu इज पॉजिटिव। नहीं आया समझ, मैं समझाता हूँ, सिंपल समझो, सिंपल समझो। आपको सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए एनर्जी चाहिएगी और वो एनर्जी आएगी कहां से, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी वैल्यू नहीं दे पाता है, इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, पॉजिटिव वाली एनर्जी ज्यादा है तो वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी। बाकी सब केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई सबकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ये इसका एक्चुअल बेटा रीजन है, 1-2 मिनट देख लेना, सोच लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। डेफिनेशन सिंपल होगी, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल या डी ऑर्बिटल, इसे क्या बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल इन प्री पेनल्टीमेट शेल, या कह लीजिए एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या कह रहे हो सर, देखिए अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो NH2 N-1 D0 to 1 N-2 F1 to 14, F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और उसके लिए कौन सी शेल यूज होगी, N-2, लास्ट से 2 पहले। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आपने 0 से 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरे हैं। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी होगी, है ना, ये होती है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, यहां पर S के एलिमेंट आ जाते हैं, S के 2 एलिमेंट आ गए। इसके बाद यहां पर हमारे पास F के सिर्फ सॉरी D के एक एलिमेंट आ पाते हैं। इसके जस्ट बाद एफ ब्लॉक की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। कैसे कह रहे हो सर, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सीजियम, ये है सीजियम, ये है बेरियम और ये है लेंथेनम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और उसके बाद हमारे पास सीधा ये होफनियम आता है, होफनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 72। तो इनके बीच में कुछ गैप है, 14 एलिमेंट्स का गैप है। वो 14 एलिमेंट्स का जो गैप है वो नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं बात समझ कि भाई एफ ब्लॉक के स्टार्ट होने से पहले एक्स के 2 एलिमेंट आ पाए और डी का सिर्फ 1 एलिमेंट आ पाया। देखो अगर मान के चलो एफ ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता तो एफ के 2 एलिमेंट आ चुके थे और डी के 10 एलिमेंट आ चुके थे। मान के चलो एफ ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता तो एफ के 2 एलिमेंट आ चुके थे, डी के 10, डी के 6 एलिमेंट आ चुके थे। बट एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, डी के 1 एलिमेंट के जस्ट बाद, तो डी का सिर्फ 1 एलिमेंट ही आ पाता है, तो डी में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ही जा पाता है बेटा। ये रीजन है, बाकी पेपर में रीजन नहीं पूछा जाएगा, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको सोचा कि मैंने को बता देना चाहिए। डी ब्लॉक की हमारे पास 2 सीरीज होती है, इनका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इनका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, भैया ट्रांजिशन के अंदर होते हैं ना, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट, और ये ट्रांजिशन के अंदर पाए जाते हैं तो इनका नाम होता है इनर ट्रांजिशन। 2 सीरीज होती है भाई, एक का नाम है, एक है हमारे पास बेटा 4f सीरीज और 4f सीरीज का दूसरा नाम होता है लेंथेनाइड सीरीज या लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है ना, क्योंकि लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है तो इसका नाम लेंथेनॉइड सीरीज। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, सीने, बाकी आपको जो बढ़िया लगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम ये भी ले लो, ये भी लो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम ये भी लो। इसमें क्या होगा बेटा, सिंपल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सब इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, एफ में चले जाएंगे। एटॉमिक नंबर देख लेना। एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं, एक तो है सीरियम, वेरी नाइस, एक तो है बेटा सीरियम, एक है गडोलिनियम और एक है लुटेटियम, और एक अगर करना चाहो तो ये भी कर लेना,
ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58, इसका एटॉमिक नंबर होता है ये तो लास्ट में ही है। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 64 और लुटेटियम का एटॉमिक नंबर होता है 71। इन सब में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। याद करने की ट्रिक क्या है? लालू सी गुड बॉय, लालू सी गुड बॉय, लालू सी गुड बॉय। ठीक है, इसमें डी में 1 है। याद करने की ट्रिक आपको हो गई होगी, एक दो बार कर लेना। उसके बाद ये हमारे पास आती है बेटा, इसको बोलते हैं 5F सीरीज। इसको हम लोग एक्टिनाइड सीरीज बोल सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो एक्टिनोइड सीरीज। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्टिनोइड सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी बेटा? अगर आप इसको याद करने की ट्रिक करना चाहो तो थोर के पापा यूं बोले, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नूडल्स लारे। थोर के पापा ने यूं बोला कि नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नूडल्स लारे। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं? यहाँ पर पापा एक्सेप्शनल केस है, यूरेनियम भी एक्सेप्शनल केस है, ये भी, और भाई ये, इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है। जनरली अगर कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो बेटा वैसे तो 3D सीरीज से ही पूछा जाता है, बट अगर किस्मत में हैप्पी बर्थडे लिखा है तो आपसे पूछ लिया जा सकता है 4F सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज के भी एक दो केस पूछे गए हैं, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। याद करने की ट्रिक क्या है? थोर के पापा यूं बोले, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ या लारे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। 4F की जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4F की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 होती है, साथ में +2 +4 भी होती है। सबसे फेमस क्वेश्चन जो F ब्लॉक से बनता है, जिसके जो मतलब जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 99% है, वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन 4F सीरीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, स्पेशली मैं बात करूंगा आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स क्या होता है? रेगुलरली डिक्रीज करता है with the increase in atomic number is called lengthened contraction। contraction का मतलब क्या होता है बेटा? घटना, डिक्रीज होना। लेंथेनॉइड्स का जो साइज है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं। ये आपको साइज का ट्रेंड दिख रहा होगा। ये हमारे पास आयनिक रेडियाई है। आप देखिए एक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज है, कहां से? लेंथेनम से लेकर लुटेटियम तक एक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज है बेटा। इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही बेटा हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं भैया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस होता क्यों है, कारण क्या है? दो रीजन है। पहला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका हाई होता है, और दूसरा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। और क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ F ऑर्बिटल, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने से क्या हो जाता है बेटा? अंदर के इलेक्ट्रॉन तो शील्ड ही नहीं कर पाएंगे, रोक ही नहीं पाएंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन को। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाएंगे, और जब अंदर आते जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा बेटा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? आगे क्या होगा भाई? अब अगली बात आती है कि इसके कंसिक्वेंस क्या है। अब इनका साइज स्मॉल होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा साइज स्मॉल होता जा रहा है ना? तो बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनका साइज सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है। तो सबसे पहला कंसिक्वेंस क्या बना? द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज डिफिकल्ट एज देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन देयर साइज ड्यू टू विच दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। साइज लगभग सेम सा है तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी, और कलर देख के तो आप अलग कर नहीं सकते क्योंकि सबका कलर सिल्वर होता है। अगली बात, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट। बेटा लेफ्ट राइट जाते हुए जो बेसिक स्ट्रेंथ है लेंथेनम हाइड्रोक्साइड की, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? हाईएस्ट, और LuOH3 लुटेटियम ट्राई हाइड्रोक्साइड की क्या होगी? लोएस्ट होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बेटा इंक्रीज होता गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या कह लीजिए 4D सीरीज एंड
5D सीरीज एलिमेंट्स बिकम सिमिलर। सर दोबारा बताओगे? मैं बताता हूँ आपको क्या होता है अभी। सबसे पहली बात, लेंथ नोड्स को सेपरेट करना मुश्किल हो गया। दूसरी बात, बेसिक कैरेक्टर घटता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए हाइड्रोक्साइड का। तीसरी बात, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज सिमिलर हो गया। 4D का मतलब होता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D का मतलब होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सर कैसे कह रहे हो ये बात आप? देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये हमारे पास है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। वैसे क्या होता है जब हम सीरीज में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ते हैं, बट सेकंड से थर्ड में जब हम जाने लगे तो बीच में क्या आ गई? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गई। तो जो थर्ड सीरीज का साइज बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाया, वो साइज क्या रह गया? सेम। किसके सेम रह गया? जो हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थी। क्लियर है बेटा? यही वाली बात है। आगे मूव करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +3 है, और ये +3 के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करते हैं। अच्छा, बहुत एक्टिव होते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करेंगे। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसी रिएक्शन होगी बताओ? जैसे ये हमारे पास है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स मतलब सबके लिए हमने Ln सिंबल यूज कर लिया। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन जाएगा? LnX3। या हाइड्रोक्साइड के साथ करी क्या हो जाएगा? LnOH3। यही है जनरली। वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो Ln, सल्फर के साथ करोगे तो Ln2S3, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो Ln2O3। कैसे बना सर ये? लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऑक्सीजन की क्या है? -2, क्रिस क्रॉस होकर रिएक्शन हो जाती है, हो जाएगा Ln2O3। कार्बन के साथ याद रख लेना बस Ln(C2) होती है। क्लियर है? एक दो बार देख लेना इसको भी। नेक्स्ट होती है बेटा अलॉयज। अलॉयज किसे कहते हैं? अलॉयज, इनका एक फेमस अलॉय होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिक्स मेटल। मिक्स मेटल में क्या होता है? 94 to 95% तो हमारे पास लेंथेनॉइड्स होते हैं, 5% हमारे पास लगभग आयरन हो जाता है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये बहुत कम अमाउंट में होती है, ट्रेसेस अमाउंट में होती है। और अगर आपने मिक्स मेटल के साथ 3% मैग्नीशियम भी मिक्स कर दिया तो इसका यूज किया जाता है जेट इंजन पार्ट्स में। जेट इंजन होते हैं ना, जेट एयरवेज, जहाजों के इंजन बनाने में। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स किसे बोलेंगे? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है? 5s ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। अगली बात बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 7s2, 6d021, 5f12, 14। इनके बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूं। जो 5f के एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा चली जाती है, +4, +5, +3, +6, +7। और ऐसा होता क्यों है भाई? ड्यू टू भाई 7s, 6d, 5f। जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है ना तो मतलब सबके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सबके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप, क्योंकि उनका एनर्जी गैप बहुत स्मॉल है। सिमिलैरिटीज की बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करते हैं, मतलब लेंथेनॉइड्स भी एंड एक्टिनोइड्स भी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव होंगे। जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है उसी तरह से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड्स का साइज घटना, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्टिनोइड का साइज घटना। और साइज क्यों घटता है इनका? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से और ओवर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनोइड्स। लेंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा? 4f ऑर्बिटल में। एक्टिनोइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा? 5f ऑर्बिटल में। इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, के साथ साथ +2 एंड +4। इनकी +3 है, बट +3 के साथ साथ +4, +5, +6, +7। इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इनका शील्डिंग इफेक्ट और पुअर होता है। दीज आर पैरामैग्नेटिक, और इनका पैरामैग्नेटिक जो है इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये भी पैरामैग्नेटिक है, बट इनके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इवन 5f दैट इज एक्टिनोइड्स के बारे में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो 1 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा। दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर नॉन रेडियोएक्टिव। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं बेटा वो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट है जिनका रेडियोएक्टिव है, दैट इज प्रोमीथियम। प्रोमीथियम। और इनके बेटा जी इनके सभी एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव है। ठीक है, तो भैया बात यही है, लास्ट में भी 1-2 पॉइंट लिखा गया है।
द लैंथेनॉइड्स रिजेंबल विद वन अनदर, दे हैव ओनली वन स्टेबल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू टू रीजंस। एक तो ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और दूसरी बात क्या होती है बेटा, ये रिडक्टिव होते हैं। अब रिडक्टिव है, हाफ लाइफ भी छोटी होती है इनकी। अब रिडक्टिव एलिमेंट के बारे में बहुत ज्यादा कैसे स्टडी किया जाए, बहुत मुश्किल है इनके बारे में स्टडी करना, ये एक बड़ा रीजन रहता है। दैट्स व्हाई हमने लिखा है कि इनके पैरामेग्नेटिक कैरेक्टर को इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लैंथेनॉइड्स में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि रिडक्टिव है, और वो एलिमेंट कौन सा है बेटा, वो एलिमेंट है प्रोमीथियम। और एक्टिनॉइड्स में सभी के सभी एलिमेंट जो होते हैं बेटा रिडक्टिव होते हैं। तो ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इससे जनरली क्वेश्चन बनते हैं यार, और डोंट वरी, इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल और क्रिस्प वीडियो भी लेके आऊंगा, ठीक है, उसको भी देख लेना, और उसमें बढ़िया से आपके क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो बनता है कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा दो टॉपिक है हमारे पास जो बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं, एक है KMnO4 एंड सेकंड है K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। इसका कलर क्या होता है भाई, ये डार्क वॉयलेट कलर का होता है, और ये हमारे पास होता है बेटा ऑरेंज कलर का, ठीक है। सबसे पहले आपके पास प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन भी आ जाती है, प्रॉपर्टी भी आ जाती है। प्रॉपर्टीज में जनरली इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आती है, और वो सबकी दोनों की लगभग सेम सेम सी है, देख लो एक बार। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता किससे है, ओर ऑफ आयरन से, ठीक है, और उसका नाम क्या है, फेरोक्रोमाइट और FeCr2O4। इसकी प्रिपरेशन में 3 स्टेप होते हैं बेटा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फेरोक्रोमेट से बनाओगे सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से बनाओगे सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से बनाओगे बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आपको बहुत इजी वे में करना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ले लो फेरोक्रोमेट। फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Fe, वेरी नाइस, FeCr2O4। इससे आपने सोडियम वाली चीज बनानी है, तो ऑब्वियसली आप इसमें सोडियम जैसा कुछ डालोगे, आप NaOH डाल सकते हो, आप Na2CO3 डाल सकते हो। आपने क्या किया, NaOH डाल दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराया, तो आपके पास बन जाएगा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Na2Cr O4। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है, 100% याद रखिए, क्रोमेट से डाइक्रोमेट कभी भी बनाना रहेगा तो आपको उसमें एसिड डालना पड़ेगा। ये क्या बन गया बेटा, Na2Cr2O7। एंड इसके बाद इससे पोटेशियम जैसा कुछ बनाना है, तो आप लोग इसकी रिएक्शन करा सकते हो KCl के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा K2Cr2O7। इसको एक दो मिनट रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। फेरोक्रोमेट से सोडियम बनाना है तो सोडियम वाली चीज NaOH ऑक्सीजन की प्रेस में, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है तो हमेशा एसिड लेंगे, और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो आपने ले लिया KCl। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है बेटा, वो बनता है कि डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर दो, सॉरी क्रोमेट को कर दो डाइक्रोमेट में, Na2Cr O4 है। अगर आप इसमें एसिड डाल देते हो बेटा तो हमारे पास बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि हमारे पास ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, और जो ये है हमारे पास क्रोमेट, ये हमारे पास येलो कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। और अगर आपको इसको डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करना है क्रोमेट के अंदर, तो आप इसको बेस में डाल देते हो, बेसिक मीडियम में डाल देते हो, या फिर जनरली ये भी आ जाता है। ये क्या होता है हमारे पास, क्रोमेटाइन CrO4 2 नेगेटिव। अगर आप इसको डालते हो एसिड में तो हमारे पास बन जाता है डाइक्रोमेटाइन, और डाइक्रोमेटाइन को अगर मैं डाल देता हूँ बेस में तो हमारे पास बन जाता है क्रोमेटाइन। अब रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा, ऑरेंज कलर का कंपाउंड येलो कलर के कंपाउंड में बदलता है, येलो कलर का कंपाउंड ऑरेंज कलर के कंपाउंड में बदलता है। अगर हम एसिडिक मीडियम में लेके जा रहे हैं, इट मींस हम लोग पीएच क्या कर रहे हैं बेटा, पीएच हम लोग कर रहे हैं लेस देन 7। और अगर हम लोग बेसिक रेंज में लेके जा रहे हैं तो पीएच को हम लोग कर रहे हैं मोर देन 7। क्लियर है, आगे मूव करें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो बेटा यही है, फेरोक्रोमेट को NaOH ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट Fe2O3 एंड वाटर। फिर हमारे पास सोडियम क्रोमेट है, इसमें डाल दिया आप लोगों ने HCl ज्यादा सही नहीं रहेगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर ले लेना H2SO4 बढ़िया एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो Na2Cr2O7, एक बन जाएगा H2O, और एक बन जाएगा Na2SO4, ठीक है बेटा। और उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो Na2Cr2O7 को ट्रीट करोगे KCl के साथ, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये Na की जगह पर K, ये K2Cr2O7, और ये हो जाएगा Na2Cr2O7। क्लियर है, एक बेटा बन सकता है क्वेश्चन, प्रिपरेशन से रिलेटेड बने हुए हैं रिसेंट में। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर क्या है, शायद हमने पीछे कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना,
मुझे तो लग रहा है कि हमने जैसे गलत कर दिया हो। क्या होता है हमारे पास 1 to 14 पीएच स्केल होता है। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम होती है तो वो रेंज होती है एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो वो रेंज होती है बेटा बेसिक। एसिडिक का मतलब क्या है कि पीएच आपका लेस देन 7 होना चाहिए, और बेसिक का मतलब क्या है कि पीएच आपका मोर देन 7 होना चाहिए। माफी चाहता हूँ। हमारे पास क्या है कि शुभम सर आ चुके हैं, जो कि फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री और बायो के धुरंधर है। थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है। चलो आज आ जाएगा उनका लेक्चर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास क्रोमेटाइन, और एक होता है बेटा जी हमारे पास डाइक्रोमेटाइन। डाइक्रोमेटाइन, अच्छा ये होता है क्रोमेटाइन, CrO4 नेगेटिव, इस तरह से बना सकते हो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है दोनों का, इसके अंदर डाई टेट्राहेड्रल होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है जो जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, यहाँ पर अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, वो आएगी +6। इस केस में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो आएगी +6। बेटा इसका कलर क्या होता है, येलो, और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होने का मतलब क्या है कि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल दे आर कलर्ड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर्ड कैसे हुए। मैंने आपको बोला था कि कलर्ड होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्टोरी नहीं बैठेगी। यहाँ पर कौन सी स्टोरी बैठेगी बेटा, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। चार्ज ट्रांसफर होता है कहां से कहां पे भैया, लिगेंड से मेटल की तरफ। यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिगेंड्स का काम कर रहे हैं, ट्रांसफर हुआ है चार्ज इस तरफ। यहाँ पर भी चार्ज की ट्रांसफरेंस हुई है बेटा लिगेंड से मेटल की तरफ। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होता है भाई, ये हमारे पास ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं, मॉडरेटली सोल्यूबल है कोल्ड वाटर में, बट गर्म पानी में बढ़िया से घुलते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो ये हमारे पास डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में, Cr2O3 में, एंड ऑक्सीजन में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, वो बनते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड। याद रखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहां पर, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को मैं सिंपल सा बता रहा हूं, कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में ले लो। कितने एच पॉजिटिव लोगे, जितने ऑक्सीजन है उसका डबल कर दो, 14 एच पॉजिटिव हो गया। क्रोमियम की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, +3 होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+ में, 2Cr3+ हो गया, एंड बच गया 7H2O। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे पे ऑक्सीडेशन कराता है, खुद पे रिडक्शन कराता है। तो आप देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बन रहा है भाई, इधर आप देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बन रहा है। ये इसकी आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, डाइक्रोमेट आयन है, एसिडिक मीडियम में लिया, Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, वाटर बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बन रहा था। 14 एच पॉजिटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि 7 ऑक्सीजन को आपने हटाना है। अगली पॉइंट पे आते हैं। अगर आप मोलिकुलर रिएक्शन करोगे तो ये है K2Cr2O7, 4H2SO4 में डालोगे तो बनेगा K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 4H2 एंड ये 3 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, इट मींस वो किसी और के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की, कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कर सकता है, बताइए बेटा क्या कर सकता है। ये I नेगेटिव को कन्वर्ट कर सकता है I2 में, Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर सकता है Fe3 पॉजिटिव में, H2S को कन्वर्ट कर सकता है S में, या फिर कह सकते हो सल्फर 2 नेगेटिव को कन्वर्ट कर सकता है सल्फर में, SO3 2 नेगेटिव को कन्वर्ट किया जा सकता है SO4 2 नेगेटिव में। अच्छा, कुछ भी आ जाए, सल्फर और ऑक्सीजन जैसा कुछ भी आ जाए, उसको हमेशा SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा, सल्फेट में। क्लियर है। HX कन्वर्ट हो जाएगा X2 में, SN2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा SN4 पॉजिटिव में। क्लियर है। SO2 H2SO4, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन ऐसा कुछ भी है तो H2SO4 में ही जाएगा, या SO4 2 नेगेटिव में जाएगा। अगर इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए तो वो बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी KMnO4 एक सॉरी K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4 बेटा जी। चलिए, तो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट को बनाया किससे जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाया जाता है ओर ऑफ मैग्नीज से, और उस ओर ऑफ मैग्नीज का नाम क्या होता है बेटा, पायरोलुसाइट। इसको बनाने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक अच्छे से याद कर लो, वो थोड़ा इजी रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, इसकी डिटेल वीडियो आएगी, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो भाई कैसे बनता है, देखिए हमारे पास है पायरोलुसाइट। सबसे पहले तो पायरोलुसाइट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेटा किसके अंदर, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम मैग्नेट के अंदर। और फिर क्या होगा भाई, पोटेशियम मैग्नेट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर।
ठीक है। पायरोलुसाइड क्या होता है? पायरोलुसाइड होता है MnO2 और बेटा इसको पोटेशियम में कन्वर्ट करना है तो इसमें पोटेशियम वाली कोई चीज डाल देंगे। हमने इसमें डाल दिया KOH O2 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा K2MnO4। इसका कलर होता है बेटा डार्क ग्रीन, है ना, डार्क ग्रीन होता है। और इसको अगर हमने हटाना है, आप इसको एसिड में डाल सकते हो या फिर आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हो विद Cl2, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 के अंदर। ये हमारे पास क्या पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसका कलर क्या होता है डार्क वॉयलेट कह सकते हो, डार्क पिंक कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास है MnO4 2 नेगेटिव, जिसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। और ये हमारे पास होता है MnO4 नेगेटिव, जिसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें बेटा जी, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है Mn डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। यहाँ पर इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर बात करें MnO4 नेगेटिव है, इधर ऑक्सीजन पे डाल दो नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, यानी कि इसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टिल ये कलर्ड है, और ये कलर्ड क्यों होता है बेटा? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर हुआ है भाई, कहां से कहां हुआ है? फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, डी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कलर क्यों होता है बेटा? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है भाई, डी ट्रांजिशन पॉसिबल है भाई। चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, डार्क पर्पल कलर है भाई, माफी कर देना, ठीक है ना, डार्क पर्पल कलर याद रखिए। अगर हम इसको गर्म करें MnO4 को, तो ये टूट जाता है K2MnO4 के अंदर, MnO2 के अंदर एंड O2 के अंदर। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डाल दें, देखिए MnO4 नेगेटिव को अगर आप डालते हो एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? ऑक्सीजन 4 है, तो हाइड H पॉजिटिव कितने लेने पड़ेंगे? 8। Mn की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? Mn की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Mn2 पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव, 4 ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे? 4H2O। और अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखोगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बन रहा है। ये इसकी आयनिक रिएक्शन है, बहुत इजीली याद की जा सकती है। और अगर आप इसकी मोलिकुलर रिएक्शन देखो कि MnO4 को H2SO4 के साथ डालते हैं, तो एक तो आपके पास बनता है K2SO4, एक आपके पास बनता है MnSO4 3H2O, एंड ये 5 ऑक्सीजन है। और इन 5 ऑक्सीजन का ही यूज किया जाता है किसके लिए? बाकियों की ऑक्सीडेशन के लिए। अगर आप ऑक्सीडेशन करने जाओगे बेटा, तो क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आप लोग देख के आ चुके हो, K2Cr2O7 में भी क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, SO2 कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, H2S कन्वर्ट हो जाएगा S में। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है बेटा MnO2 के अंदर, 4OH नेगेटिव बनता है। और न्यूट्रल मीडियम में इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं? ये H2S को कन्वर्ट कर देता है S में, MnSO4 को कन्वर्ट कर देता है MnO2 के अंदर, Na2H2O3 से थायोसल्फेट बोलते हैं, थायोसल्फेट को ये कन्वर्ट कर देता है सल्फेट के अंदर, SO4 2 नेगेटिव के अंदर। भैया कुछ भी हो सल्फर और ऑक्सीजन जैसा, तो इन दी एंड ऑक्सीडेशन होकर सल्फेट बनता है, SO4 2 नेगेटिव बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये भी तो सल्फेट है, तो सल्फेट सल्फेट में नहीं बनता है, सल्फर ऑक्सीजन जैसा कुछ हो तो सल्फेट में बनता है, ये ऑलरेडी सल्फेट था, तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रल मीडियम, सॉरी न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन हो चुकी है, अल्कलाइन मीडियम में, अल्कली मीडियम में इसकी रिएक्शन कैसी होगी? बेसिक मीडियम में इसकी सबसे फेमस रिएक्शन है बेटा, और एक्सेप्शनल है तो इंपॉर्टेंट है, आई नेगेटिव को ये कन्वर्ट कर देता है आयोडेट के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं। स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। दी वेरी नाइस, दी ओवरऑल रिएक्शंस इन अल्कलाइन मीडियम इज सेम एज इन न्यूट्रल मीडियम। अच्छा, तो रिएक्शंस तो आप लोगों को पता चल गई। एक बार ना अगर आप करना चाहो तो इसको इजीली इस तरह से भी याद कर सकते हो, MnO4 नेगेटिव, एक होता है बेसिक मीडियम, एक होता है न्यूट्रल मीडियम, और एक होता है एसिडिक मीडियम। याद रखोगे? DNA, RNA, TNA, BNA याद रखो, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या कर दोगे आप लोग? इसको ट्रीट कर दोगे विद बेस। न्यूट्रल मीडियम में आप लोग इसको ट्रीट कर दोगे विद वाटर, और एसिडिक मीडियम में आप इसको कन्वर्ट ट्रीट कर दोगे विद H पॉजिटिव। MnO4 नेगेटिव को अगर आपने बेस के साथ ट्रीट कर दिया ना भाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 2 नेगेटिव में। अगर आप इसको लेके चले गए न्यूट्रल मीडियम में, तो ये हो जाएगा MnO2 में। अगर आप इसको लेके चले गए इसके अंदर,
अगर आप इसको लेके चले गए एसिडिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnSO4 में। इन हर एक केस में आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +7 है, इस केस में है +6, इस केस में है +4 और इस केस में है +2। डिफरेंस कितने का बन रहा है? इधर 1 का डिफरेंस बन रहा है, इधर 3 का डिफरेंस बन रहा है और इधर 5 का डिफरेंस। ये इजीली याद किया जा सकता है। DNA बेस न्यूट्रल एसिडिक, बेस न्यूट्रल एसिडिक और डिफरेंस कितने का बनेगा? 1 3 5 का। बाकी 2-3 मिनट आपके लगेंगे, बेटा एक्स्ट्रा फोकस कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद। और इसके मार्क बूस्टर आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। कल मिलते हैं।